जय हिंद दोस्तों। मैं डीएस भदौरिया आपका स्वागत करता हूं एसएससी गुरुकुल परिवार में। तो जो है हम सॉल्व कर रहे थे रेलवे पीवाईक्यूज, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी हमारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसकी आपकी डेली क्लास होती है। और आज बारी है सेट नंबर 2 की। एक सेट हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जो भी हमारे साथ नए छात्र जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे क्या है आगे आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके जो है अभी कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है ना। और एनटीपीसी के आपके एग्जाम है अप्रैल या मई में, और देन उसके बाद आपके एग्जाम होने जा रहे हैं ग्रुप डी के, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है ये क्लास आपके एग्जाम के तौर के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, चलिए बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि चेरी और कीवी बहनें हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं कहूं चेरी और कीवी, चेरी और कीवी ये कौन है, ये दोनों बहनें हैं, ठीक है ना। तो दोनों बहनें बना दी, ठीक है ना। अगर फीमेल होगा तो सर्कल में डिनोट कर देंगे इसको, और मेल होगा तो इसको ट्रायंगल में, और मैरिड होंगे तो प्लस से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। जिनके माता पिता नारंगी और तरबूज है, इनके माता पिता कौन है, नारंगी और तरबूज। तो चलिए बना दी, इनके माता पिता हैं तो ऊपर वाली पीढ़ी में जाएंगे। अब नारंगी और तरबूज है, ठीक है ना। अभी इनमें जेंडर आप डिफाइन नहीं कर पाए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तरबूज, ठीक है ना, तरबूज अंगूर का भाई है। ये जो तरबूज है किसका भाई है, तरबूज भाई है किसका, अंगूर का। तो अंगूर का भाई बना दिया हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये भाई बन गया, ये दोनों इनके माता पिता थे, तो ये कौन हो जाएगी, इसकी वाइफ हो जाएगी। और मैरिड है तो प्लस का सिंबल बना देंगे। आगे क्या कह रहा है कि जिसकी शादी आम से हुई है, क्या कह रहा है, जिसकी शादी आम से हुई है। तो देखो ध्यान देना ब्लड रिलेशन की क्वेश्चनों में, या और भी आपको कहीं पे थ्योरी में मिले, जो या जिसके शब्द, क्या मिले, जो या जिसके शब्द। तो ये किसकी बात करते हैं, अपने एंटीसीडेंट, अपने पूर्वज की बात करते हैं, अपने से ठीक पहले वाले की बात करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो ये किसकी बात कर रहा है, अंगूर की बात कर रहा है। जिसकी शादी किससे हुई है, आम से हुई है, और वो किसकी बात कर रहा है, अंगूर की। तो किससे हुई है इसकी शादी, आम से हुई है। शादी हुई है तो प्लस का सिंबल बना देंगे। अभी जेंडर तो डिफाइन नहीं कर सकते कि आम फीमेल होगा या मेल होगा, कि अंगूर मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसे आप अपने मन से डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, जब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आगे क्या कह रहा है कि नारंगी चेरी से कैसे संबंधित है, हमें ये बताना है। कैसे, क्या बताना है हमें, कि ये जो नारंगी है चेरी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहां पर हम पता कर चुके थे ये माता पिता थे। माता पिता में हमने जेंडर इसका कर लिया डिफाइन। तो ये कौन है, ये है माता। नारंगी कौन है, तो नारंगी है माता, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख पा रहे होंगे, यहां पे आपसे पूछा है, ठीक है, हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरनी है, ठीक है। हमें दिया गया 8 10 12 6 9 और 7 6 8 9 क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आए, ठीक है ना। तब देखो मेरे को 8 और 9 का गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 9 जा 72, और 10 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 60। और जब दोनों का आप डिफरेंस लोगे तो कितना मिलेगा, 12 12। तो लॉजिक मिल गया, मिल गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप यहां पे कर दोगे, 7 8 जा 56 और 6 9 जा 54। और जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। देखो ध्यान देने वाले कैसे पहचाना मैंने, पहले तो बीच में जहां पे क्वेश्चन मार्क बना है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क बना है, तो इन इन जो डिजिट दिए गए हैं, ये जो आपको डिजिट दिए गए हैं, इन्हीं से जोड़ घटा के, गुणा करके, भाग करके, वर्ग करके, घन करके, कैसे भी करके, ठीक है ना, इन्हीं से ये बने हुए होंगे अक्षर बीच में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है, ठीक है ना, कि 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, या फिर मैं फाइंड ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन से हमारा क्वेश्चन है। अब क्या क्या दिया गया हमें, हमें दिया गया है डोमेस्टिक ट्रेन, मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। भाई ट्रेन तो है 4। आपने सुना होगा मेल ट्रेन के बारे में, आपने सुना होगा पैसेंजर ट्रेन के बारे में, आपने सुना होगा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, ठीक है ना। क्या डोमेस्टिक ट्रेन जैसी कुछ घरेलू ट्रेन, ठीक है ना, घरेलू रेलगाड़ी, क्या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है ना, ये तो होती है, क्या डोमेस्टिक ट्रेन जैसी चीज कुछ होती है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इनमें से भिन्न, ठीक है ना, या सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डोमेस्टिक ट्रेन, जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, ठीक है ना। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि किसी एक कूट भाषा में ऑर्थोपीडिशियन को OHTRODEPNAICI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ACCOUTERMENTS को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग इजीली पहचान पा रहे होंगे कि जो भी आपको, ठीक है ना, कोड कोड में लेटर्स दिए गए हैं, वही सारे के सारे डिकोड में आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ते हैं लेटर कोडिंग, जिसमें हम कई सारे पैटर्न की चर्चा करते हैं। कौन कौन से पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना, अपोजिट, और मैं बात करूं पोजीशन बेस्ड, बहुत सारे पैटर्न की चर्चा करते हैं। तो यही पैटर्न कौन सा है? ये पैटर्न है पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड कैसे? कि सारे के सारे लेटर वही हैं, केवल क्या है, उनकी पोजीशन को बदला गया है, ठीक है ना। और ये तब हम डिस्कस करते हैं जब हम पढ़ते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। देखो जब मैं क्या कह रहा हूं, आपका थ्योरी क्लियर होगा ना, तो क्वेश्चन आप यो चुटकियों में जो है पकड़ लोगे, कहां से सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। तो इसके लिए होना चाहिए अभ्यास, जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो, क्या दिया है? ऑर्थोपीडिशियन, क्या बदलाव है इसमें? तो जैसा देख पा रहे होंगे कि ऑर्थो, तो देखो ओ से शुरू हो रहा है, ओ पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ओ और ओ आपस में क्या कर दिए? बदल दिए गए, यानी कि पहला और 5वां अक्षर क्या किया गया है? आपस में बदला गया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा? बदल दूंगा पहले और 5वें को, यानी कि यू, ए और यू, यानी कि यू वहां पे आ जाएगा और 5वां ये। तो शुरुआत किससे हुई है? यू से। क्या इसमें है यू? इसमें है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखो यू से स्टार्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया। और जो 5वां लेटर है वो क्या होना चाहिए? वो 5वां लेटर है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए ए। तो 5वां लेटर क्या ए है? यहाँ पे। क्या 5वां लेटर ए है? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो आप एग्जाम में यहीं पे खत्म कर सकते हो, थोड़ा और संतुष्टि के लिए आप क्या कर लो, ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये RTH है, क्या है? RTH है। इसको क्या लिख दिया इसने? उल्टा लिख दिया RTH को, HTR लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डबल CO है उसको क्या लिखेंगे? OCC। क्या OCC लिखा है? एकदम सही लिखा है, ठीक है ना। तो भाई एग्जाम में हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है ना, हमें केवल हिंट के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम पूछा है आपको डॉलर, रुपया और मुद्रा के बीच। किसके बीच? डॉलर, रुपया और मुद्रा। डॉलर, रुपये और करेंसी। तो आपको पता होगा रुपया भी क्या है? मुद्रा है, और डॉलर भी क्या है? मुद्रा है,
ठीक है ना। तो मेरे को ये पूरा पार्ट किसके लिए, ये हो गया मुद्रा, मुद्रा के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, डॉलर, और क्या आ जाएगा, रुपया। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है, वो है फर्स्ट। कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में। कौन सा डायग्राम, ऐसा डायग्राम किसमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है ना, यानी कि 2 ऑल 1 नो वाला। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाए होंगे। ठीक है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, वही वेन डायग्राम से क्वेश्चन है कि टहलना, चलना, संचलन करना। ठीक है ना, चलना, टहलना, संचलन करना। अब यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही हो, ये सब क्या है, पैरों के द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं। ठीक है, चलना, टहलना, ठीक है ना, और संचलन करना। तो ये क्या है, पैरों के द्वारा की जाने वाली एक ही प्रकार की गतिविधियां हैं। तो इनके लिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक इस तरीके से, यानी कि ऑल वाला डायग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी आप इजीली समझ पाए होंगे। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, ठीक है ना, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है आपका। प्रश्न में दिया है कि 5 छात्र ए, बी, सी और डी और ई उत्तर की ओर उन्मुख एक पंक्ति में बैठे हैं। कहां बैठे हैं, उत्तर की ओर इनका मुख है। कहां है, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर कहां देख, डायरेक्शन हमारे पास ठीक इसी तरीके से होती है, हमने पढ़ा था डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये मानक दिशाएं हमारी। ठीक है ना, हर जगह समान रहेंगी, चाहे एग्जाम में बैठो तब भी आपको इसी तरीके से दिखाई देंगी। भले ही आपके घर के सामने से सूर्य निकलता हो या घर के पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये मानक दिशाएं हर जगह समान रहती हैं। तो ये उत्तर की ओर उन्मुख है, तो कहां देख रहे होंगे, ऊपर की ओर देख रहे होंगे। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। अब कैसे बिठाया है वो देखो, कि सी पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। सी कहां बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है ना, सी कहां बैठा है, पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। तो मैं कहूं 5 लोग ये रहे, तो सी कहां बैठा है, पंक्ति के मध्य में। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि ई है डी और सी के निकटतम दाएं और निकटतम बाएं बैठा है। ठीक है ना, ई डी के निकटतम दाएं और सी के निकटतम बाएं। अब इसको पढ़ोगे कैसे, साथ में तो दे दिया, पढ़ने का तरीका देखो। ई डी के निकटतम दाएं और सी के निकटतम बाएं बैठा है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। डी के निकटतम दाएं, डी के निकटतम दाएं कौन है, तो डी के निकटतम दाएं है वो कौन है, वो है ई। कौन है डी के निकटतम दाएं, तो डी का निकटतम दाएं यही हो जाएगा। डी के निकटतम दाएं कौन है, ई। आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो बिठा सकते हो, तो चलिए मैंने यहाँ पे भी बिठा दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है ना, ये भी कंडीशन होती है। अब आगे क्या कह रहा है, और सी के निकटतम बाएं है। क्या है, सी के निकटतम बाएं। तो अब इसको मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि सी के निकटतम बाएं कौन है, तो वो सी के निकटतम बाएं है ई। सी के निकटतम बाएं कौन है, सी के निकटतम बाएं ई। तो क्या इस तरीके से बिठाना सही होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, पहले से बैठा हुआ है तो ये कंडीशन सही है। अब मैं बात करूं इससे आगे, और क्या कह रहा है, बी अंतिम छोर पर नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो बी को हम यहाँ पे नहीं बिठा सकते, तो बी को हम कहां पे बिठाएंगे, यहाँ पे। और बचा केवल एक पर्सन, वो कौन सा है, वो है ए। तो सब लोग बैठ चुके हैं, अब केवल हमें प्रश्न का जवाब देना है। तो प्रश्न में हमसे कहा है कि ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। ए के बाएं, ए का बाएं इधर होगा, ए का बाएं के तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वो बैठा है ई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, जो क्या दिया गया है ई। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है एच जे पी का संबंध है के एम से, तो हमें सी डी ए का संबंध बताना है। तो देखो एच से के कैसे बना भाई, एच का प्लेस 8 होता है, के का 11, तो 3 जोड़ के बना। और जे से एम कैसे बना, जे का प्लेस 10, एम का 13, तो कैसे बना, 3 जोड़ के। और पी से एस, पी का प्लेस 16 और 3 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 19, एस बन जाएगा। तो यानी कि हर एक अक्षर में कितना जोड़ रहा है,
3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे भी सब में हम क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो सी में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, और डी में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा, और ए में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। यानी कि एफ जी डी, जो कौन सी ऑप्शन में दिया गया, एफ जी डी, जो दिया गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमसे पूछा है वही, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, खाली जगह भरनी है हमें। यहाँ पे दिया गया है 6, ठीक है ना, शायद आपको नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो मैं इनको लिख देता हूं, 6, 12, 30, 4, 3, यहां पे दिया गया 7, 16, 19, 3, 2, यहां पे दिया गया 18, 14, 3 और 5। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा, तब इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तब थोड़ा सा सोचोगे किस तरीके से बनाया होगा प्रश्न को। तो देखो भाई, मेरे को 12 और 30 कितना हुआ, तो 12 और 30 हो गया 42, कितना हो गया 12 और 30, 12 और 30 हुआ 42, कितना हो गया 12 और 30 हो गया 42। ठीक है ना, अब 42, अब मेरे को 42 बना कैसे होगा वो देखो, मेरे को 4 और 3 कितने हुए, तो 4 और 3 हो गए 7, और 7 में मैं गुणा कर दूं 6 से, 7 में किससे गुणा कर दूं, मैं गुणा कर दूं 6 से, तो कितना मिल गया 42। यानी कि लॉजिक मिल चुका है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा गया है तो कितना मिला 42, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो ऊपर सर्कल में दिया गया उससे क्या कर दिया है, गुणा कर दिया, तो दोनों क्या मिल रहे हैं, समान मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे, तो 16 19 कितना हुआ, तो 16 19 हो गया 25, कितना हुआ 16 19, 16 19 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, कितना होगा 16 9 होता है 25, लेकिन 16 19 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, मिलेगा हमें 5, और 5 से 7 में गुणा दूंगा तो कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 35। बात सही है। ऐसे ही मैं यहां पर कर दूंगा, 18 और 14 कितना हो जाएगा, 18 14 हुआ 32, कितना हुआ 32। अब 32 इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 8। अब बताइए आप 8 में मैं कितने से गुणा करूं कि जो 32 मिल जाए, तो आप कहोगे कि सर जो है 4 से गुणा कर दीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो वो आएगा 4, क्या आ जाएगा 4, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर पाए होंगे। ठीक है ना, जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, उतने अच्छे से जो है क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और ध्यान देना, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या कोई सा एग्जाम, स्टेट एग्जाम, भाई जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो या नहीं करते हो, तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम पास करने से मैं क्या कह रहा हूं बहुत दूर हो, क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता चलेगा। भाई रीजनिंग पूछने के लिए बहुत सारी है, अगर एक ही क्वेश्चन आएगा तो टॉपिक से कम 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए सिलेबस, और सिलेबस कहां से पता चलेगा, या तो आप सीधा सिलेबस निकाल सकते हो, अदरवाइज आप एक तो प्रैक्टिस कीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहीं से आपको एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है। ठीक है ना, और ये एग्जाम पास करने के लिए भाई बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, असंगत का चयन करना है। अब दिया है इसमें कूदना, नृत्य करना, ठीक है ना, नृत्य, घूरना, दौड़ना, जंपिंग, डांस, स्टेरिंग, रन। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कूदना ये भी पैरों के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। नृत्य, नृत्य भी पैरों के द्वारा, नृत्य में भी पैरों का प्रयोग किया जाता है, पैरों द्वारा क्रिया की जाती है। और मैं बात करूं दौड़ने में भी, तो दौड़ने में भी पैरों का प्रयोग होता है। लेकिन मैं बात करूं घूरना, स्टेयरिंग, क्या घूरने में हम पैरों का प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे विषम या फिर मैं कहूं सबसे अलग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा घूरना। घूरना एक अलग क्रिया है। ठीक है ना, और बाकी सारी क्रियाएं किसके द्वारा हो रही है, पैरों के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 घूरना। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है, ठीक है ना, आपका ये क्वेश्चन है कथन और कार्यवाही से। ठीक है ना, अगर आप
इसका थ्योरी बेस्ड पढ़ चुके होंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे, वैसे भी समझ सकते हो। भाई मैं कहूँ कार्यवाही, कार्यवाही शब्द से आपको ना समझ में आए, लेकिन मैं कह दूं कार्यवाही को दूसरा नाम दे दूं, मैं कहूं समाधान, तब तो आगे समझ। कार्यवाही को दूसरा नाम क्या दिया मैंने, कार्यवाही का मतलब होता है समाधान। तो यहाँ पे हमको एक कथन दिया होता है और उसके हमें समाधान दिए होते हैं, तो वो बताने होते हैं क्या ये समाधान सही है या फिर गलत है, ठीक है ना। इन्हीं प्रश्नों में यही होता है, ठीक है। अब क्या दिया है कथन हमें कि सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण, ठीक है ना, सरकारी एल्यूमिनियम खदानों के निर्माण के कारण लोगों को पुनर्वासित किया गया था, वे अपने नए निवास स्थान की खराब जीवन स्थितियों का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। कहीं खदान का काम चला है तो जहां पे पहले लोग रहते थे, ठीक है ना, उन्हें पुनर्निर्वासित यानी कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसका समाधान क्या क्या दिया गया, कार्रवाई क्या दी है वो हमें बतानी थी, सही है या फिर गलत है। तो पहली कार्रवाई है कि सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम उनके पास भेजनी चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि सरकार को इन लोगों की शिकायतों के बारे में जांच करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए उनके पास। तो क्या यह समाधान है, भाई बिल्कुल समाधान है, तभी तो पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में दिया है कि इन लोगों के नए निवास स्थान में स्वस्थ और सुरक्षित जीवन स्थितियों के लिए जांच आयोजित की जानी चाहिए। क्या ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। कि जो नए स्थान पर गए हैं कि स्वस्थ और सुरक्षित इनकी जो जीवन स्थितियां हैं, ठीक है ना, क्या स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जीवन स्वस्थ है इनका कि नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, एक जांच आयोजित की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, तो ये भी की जानी चाहिए। तो दोनों जो समाधान है, दोनों कार्यवाही कैसी है, सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी पालन करती है, बिल्कुल भी नहीं, कार्यवाही ए और बी दोनों ही पालन करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यवाही ए और बी दोनों ही पालन करती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों में होता कुछ नहीं है, केवल हमें क्या है, ध्यान से पढ़ना और समझना होता है, ठीक है ना। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है, ठीक है ना, असंगत का चयन करना है हमें, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन से ही क्वेश्चन है। तो दिया गया है डाइजेशन, पाचन, मलत्याग, टीकाकरण और श्वसन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। देखो मैं कहूं पाचन, मलत्याग और श्वसन, ये जो तीनों की तीनों क्रियाएं हैं, ठीक है ना, पाचन, मलत्याग और श्वसन, ये शरीर की कहां होती है, अंदर ही क्रियाएं होती है, ठीक है ना। यानी शरीर से जुड़ी हुई अंदर ही होती है। मान लो कि श्वसन कर रहे हैं तो खुद अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है ना। पाचन वो भी मल त्याग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, आंतरिक क्रिया है। लेकिन मैं बात करूं टीकाकरण, तो टीकाकरण में क्या है, बाहर से इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑड क्या हो जाएगा, या फिर मैं इनमें अलग क्या होगा, तो वो हो जाएगा टीकाकरण, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें दिया गया है 7D25 12F16 क्वेश्चन मार्क 37J4 57L में। तो चलिए करते हैं सॉल्व। भाई 7 से 12 कैसे बना, 5 जोड़ के, आगे पता नहीं क्या किया है, आगे क्या कर दिया है, यहां पे भी नहीं, और यहां पे क्या किया है 57, यानी कि 37 से 57 कैसे बना, 20 जोड़ के। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक मिला होगा, 5 जोड़ा होगा, फिर 10 जोड़ा होगा, फिर 15 जोड़ा होगा, फिर कितना जोड़ा है 20। तो भाई 5 जोड़ा 12 हो गया, 12 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 22। क्या 22 पहले ऑप्शन में है, 25 सॉरी 52 बिल्कुल भी नहीं, 47 इसमें भी नहीं, और बच गया ये ऑप्शन। अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सके। अब आगे मैं बात करूं, डी के बाद क्या दिया है, डी के बाद दिया है एफ, यानी कितना जोड़ा है, +2 किया है, ठीक है ना। एफ के बाद यहां पर भी मैं +2 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, एच, एच के बाद +2 करूंगा तो क्या मिलेगा, जे, और जे में +2 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, एल।
ठीक है ना। तो यानी 22H इसमें है बिल्कुल भी नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 22H9। जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना। और करना चाहो तो भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बारी किसकी आएगी 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है ना, वही हमारा सीरीज से क्वेश्चन है। अब सीरीज से कैसे क्वेश्चन है, अब देखो आप क्या करोगे कि डी का +4 +3 करोगे, नई बात बनेगी। लेकिन आपको नजर आ रहे होंगे मैं क्यों अपोजिट लेटर्स, ठीक है ना, क्या नजर आ रहे होंगे अपोजिट लेटर्स। मैं आपने याद किया होगा ड्यू से, ठीक है ना, DW आपस में क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। GT रोड से याद किया होगा, GT क्या होते हैं, G और T आपस में अपोजिट होते हैं। लव से याद किया होगा, ठीक है ना, लव से याद किया होगा LO आपस में अपोजिट हो, VE आपस में अपोजिट, ठीक है ना। हाई स्कूल से याद किया होगा आपस में क्या है अपोजिट है। तो A और T आपस में अपोजिट है नहीं है, K और P आपस में अपोजिट है बिल्कुल है, PW आपस में अपोजिट है नहीं है, C और T आपस में अपोजिट है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा के और पी। आपने याद किया होगा कानपुर से या केपी से, कैसे भी याद किया हो, ठीक है ना, सबका याद करने का तरीका अलग अलग रहता है, कोई दिक्कत वाली बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, जहां कॉपीराइट और डॉट का कार्य समान रहता है। उसी आधार पर तीसरे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया गया है, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें वो बताना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना होता है, देखो यहाँ पे a डॉट बी का मीन क्या दिया है A² मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई 2, और ए कॉपीराइट का दिया है, कॉपीराइट बी का जो इक्वेशन दी है वो दी हुई है a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो पहले जो इक्वेशन है वो क्या है डॉट वाली है, तो डॉट वाली इक्वेशन क्या है यही दिया हुआ है, यानी कि A²। तो a यहाँ पे क्या है 4, मतलब 4 का वर्ग कितना करोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, गुणा बी यहाँ पे b का मतलब क्या है 6 गुणा 6 और डिवाइड बाई 2, भाग कर दो 2 से। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 से ये कितनी बार 3 और 16 3 कितना हो जाएगा 48, कितना हुआ 48, यानी कि इस पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब क्या बचा 48 कॉपीराइट बाई 2। अब कॉपीराइट, ठीक है ना, पहला हमें ए मिल गया 48 और बी मिल गया 2 और कॉपीराइट ये। तो इसका सॉल्व कैसे करोगे भाई, ए रखोगे तो ए का ए रख दिया मैंने। अब बी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे कॉपीराइट, ठीक है ना, प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो बी का यहाँ पे मीन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 48 और 4 कितना हुआ 52, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 52। बात करूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, कि निम्नांकित तालिका एक विश्वविद्यालय के 5 विभागों ABC D और E, ठीक है ना, 5 विभाग दिए गए हमें ABCD और E के उन छात्रों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने 5 वर्षों 12 से 16 तक के दौरान कैंपस प्लेसमेंट साक्षात्कारों में भाग लिया है। तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है ना, ये ईयर दी हुई है, इधर जो विश्व विभाग है वो उनके नाम दिए गए A to E। अब प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2012, क्या पूछा है वर्ष 2012 में विभाग डी से साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या। तो विभाग डी यही है, और 2012 में तो कितने भाग लिया है, कितने लोगों ने, तो लिया है 280 लोगों ने। कितने लोगों ने भाग लिया है 280 लोगों ने। कह रहा है उसी वर्ष में सभी विभागों में, ठीक है ना, उसी वर्ष में, तो उसी वर्ष मतलब 2012 में ही, और सभी विभाग ये है, ठीक है ना, सभी विभाग में एक साथ साक्षात्कार में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, ठीक है ना, कि लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये टोटल हमें ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 400 300 700 700 200 900 900 200 1100 1100 400 1500, यहाँ से हमें ये कितना मिल गया 1500, 40 और 80 120 120 और 50 170 170 और 10 कितना हो जाएगा 180 180 और 1500 कितना हो जाएगा 1680। अब हमें बताना है
कि 280 1680 का कितने परसेंट है, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो आप भाई, 0 से 0 खत्म। अब ये डिविजिबल है, 4 से भाग कर दो इसको, 4 सत्ते 28, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 और 7 से ये भाग चला जाए कितनी बार, 6 बार, यानी कि 1/6 गुणा 100। अब आपको पता होगा कि 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो ये होती है 16 सही 2/3% की। कितनी होती है, 16 सही 2/3%, यानी कि यहाँ पे 16 सही 2/3% नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा 16.66%, ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 16.66%, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कह रहा है निम्नांकित बार ग्राफ 5 वर्षों 12 से 16 तक के दौरान एक कंपनी के 3 शाखाओं XYZ के द्वारा किए गए बिस्कुट के उत्पादन 1000 पैक में, ठीक है ना, को दर्शाता है और बार ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि शाखा बाई के लिए, तो शाखा बाई कौन सी है, ये जो हमें ऑरेंज नजर आ रही है, ठीक है ना, हो सकता है शायद आपको ना नजर आए छोटी स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये जो ऑरेंज नजर आ रही है कौन सी वाली, ये बीच वाली पट्टी, ठीक है ना, ये किसके लिए, बाई के लिए। कह रहा है कि बाई के लिए किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत कमी अधिकतम है, यानी कि ज्यादा गिरावट आई है, ठीक है ना, जो परसेंट कमी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखोगे, देखो मैं कहूं यहाँ पे कितने की कमी आई है, तो देखोगे यहाँ पे भाई 55 से कितना हुआ है, यहाँ पे ये 55 है, 55 से हुआ है 45, तो कितने की गिरावट है 10 की, 55 पे और कितना हुआ 100। इसको सॉल्व कर लोगे तो भाई 2 कितना हो गया 11, ठीक है ना, 2 कितना हो गया 11। अब मैं कहूँ 2/11 की वैल्यू नहीं पता है तो 1/11 का पता होगा तो कितना होता है, लगभग 1/11 का 9%, 9 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो लगभग मैं इसको कितना मान लेता हूँ 19%, लगभग कितना मान लेता हूँ, अप्रोक्स निकालेंगे, अगर प्रॉपर डेटा हमें निकालना ही नहीं है, ठीक है ना। अब ये 45 से कितना हुआ है, ये 45 से हुआ है 42, कितना हुआ 45 से 42, तो कितने की गिरावट हुई है, यहाँ पे हुई है 3 की गिरावट, और कितने पे भाई 45 पे, तो ये 15, 1/15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/15 गुणा 100, 15 सत्ते 105, लगभग 6-6.5% के बराबर यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 42 से कितने की गिरावट हुई है 35 की, 42 से 35 यानी कितने की गिरावट हो गई, तो यहाँ पे हो गई 7 की, और कितने पे 42 पे, तो भाई 7 छंगी 42 यानी कि 1/6 अभी निकाला था 16.66% होता है, तो यहाँ पे लगभग 16 आ गया। अब यहाँ पे 35 से और 30, 35 से 30 हुआ है तो कितने की गिरावट हुई है, तो 35 से 30 पे 5 की गिरावट हुई है, कितने से 35 से गुणा 100, तो भाई 5 से 1/7 और 1/7 का लगभग कितना हो जाएगा 14% के बराबर। तो यही प्रश्न में हमसे पूछा है कि उत्पादन में प्रतिशत कमी अधिकतम है, क्या बताना है हमें कि उत्पादन में जो प्रतिशत कमी है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंट कमी है वो कौन से में, जो हुई है 16 से 15 के बीच, यानी कि कहां हुई थी स्टार्ट, 16 से हुई थी, कहां हुई थी 16 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमें क्या दिया गया है 2016, जो सबसे ज्यादा गिरावट हुई है 19% की, इसमें हुई है 6.5% की, 16% की, 14% की, तो सबसे ज्यादा गिरावट कहां हुई है 2016 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ही मैं बात करूं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा है, ठीक है, निम्नलिखित तालिका 4 कंपनियों ABCD द्वारा 5 वर्षों 14 से 18 तक के दौरान बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या 1000 में को दर्शाती है, तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो देखो क्या कह रहा है, कंपनी ए द्वारा, यह हमें तालिका दी हुई, कंपनी दी हुई है और इधर हमें वर्ष दिया हुआ है कि 2018 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या। तो कंपनी ए द्वारा 2018 में बेचे गए स्मार्टफोनों की संख्या कितनी है, तो वो है 310, कितनी है 310। और आगे क्या कह रहा है, और दी गई अवधि के दौरान, यानी दी गई अवधि कौन सी है वो 2018 ही है, उनकी कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो इन्हें 2018 में कुल बिक्री कितनी हुई है, तो कुल बिक्री हुई है भाई मेरे को 310 और 70, तो 310 और 70 कितना हो 380 और 5 कितना हो जाएगा 85, 5 यहां से ले लेंगे तो 390 और 50 440, 440 और 30 कितना हो जाएगा 470, कितना हो जाएगा 470। अब यहां से 0 से 0 खत्म कर देंगे, क्या और कोई कटने योग्य है,
बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अनुपात क्या हो जाएगा 31:47, जो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या है बार ग्राफ पाई चार्ट के क्वेश्चन भी पूछता है आपके रेलवे एग्जाम में, तो डरने की कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। ये भी आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखो ये आपको शायद नजर नहीं आ रहा हो, तो ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। ये दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है 30%, और ये ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट दिया गया है 9%। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है तो डायरेक्ट मटेरियल 22% दिया हुआ है, और डायरेक्ट लेबर लेबर दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 28%। क्या दिया हुआ है 28%। और जो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हुआ है वो हुआ है 11%। ठीक है ना। तो चार्ट अब आपको नजर आ रहा होगा। अब प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट के एक स्मार्ट बोर्ड के निर्माण में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दिखाता है, और पाई चार्ट के आधार पर हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि एक स्मार्ट बोर्ड की कीमत लागत मूल्य से 30% अधिक है, अधिक अंकित है। जो अंकित किया गया है 30% ज्यादा अंकित किया गया है, और यदि स्मार्ट बोर्ड का अंकित मूल्य कितना है 2000 है, तो अनुमानित विनिर्माण लागत, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग लागत, ठीक है ना, वो क्या है हमें ये बताना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है। भाई मैं कहूं जो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कब निकल के आता है जब हम सारे खर्चे, जैसे मैं कहूं ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड का अंकित मूल्य कब निकल के आएगा। ठीक है ना। जब पहले तो इसके जो भी हार्डवेयर लगे होंगे, जो भी इसमें लाइट वगैरह डले होंगे उसका पैसा अलग लगा होगा, सॉफ्टवेयर का खर्चा अलग आया होगा। ठीक है ना। तो सभी को, और ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगाया होगा, सभी को मिला के ही तो जो है अंकित मूल्य बना होगा। ठीक है ना। तो ये सबकी वैल्यू, यानी ये टोटल कितना है, तो टोटल ही तो है, टोटल दिया गया है 100%। या फिर मैं को अगर आपको ऐसे नहीं काउंट करना तो भाई सीधी सी बात है कि पूरा चार्ट भी कितने का होगा 100% का या 360 डिग्री का। ठीक है ना। तो मैं को यहाँ पे आपको 100% की वैल्यू कितनी दी गई है। ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना दिया गया है 2000, कितना दिया गया है 2000। तो भाई 100 से यहाँ से 2 जीरो खत्म कर दोगे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू आ गई 20। कितनी आ गई 20। अब हमें क्या निकालना है मैन्युफैक्चरिंग निकालना है, तो कितना परसेंट 30%। तो 30% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणा 30, यानी कि कितना आ गया 600। कितना आ गया 600। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है अनुमानित विनिर्माण लागत निकालनी है। ठीक है ना। ये जो 600 आया है ये क्या है लागत कीमत मूल्य से ये कितना अधिक है 30% अधिक है। कितना अधिक है 30%, यानी 30% अधिक होगा तो 100 से 130 हो जाएगा। और 130 की वैल्यू कितनी है 130 की वैल्यू है 600। ठीक है ना। 130 की वैल्यू कितनी है 600। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 600 बट्टे 130, तो एक का मान आ जाएगा। निकालना हमें कितने का 100 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से एक जीरो खत्म कर देंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा यहाँ पे 6000। कितना होगा 6000। कितना हो जाएगा भाई 600, एक जीरो और बढ़ जाएगा 6000। अब 6000 को हमें 13 से डिवाइड करना है, तो आसानी से कर सकते हो। तो देखो 13 चौके 52, बचा कितना 8, हो गया 80 जीरो लगाने से। ठीक है ना। और 13 छुके 78, 78 हुआ, बचा कितना 2, और इसके लिए हम जीरो और ले लेंगे। और 13 एकम 13, लगभग कितना आ जाएगा, तो लगभग आ जाएगा अप्रोक्स आ जाएगा वो 461 के करीब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 461। ठीक है ना। तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम। ठीक है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ पाए होंगे आप। अब बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। ठीक है ना। आपको पूछा गया है सीरीज से क्वेश्चन 98, 126, 154, 182, 210। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको भी सॉल्व। देखो 98 से 126 कैसे बना होगा, कितने जोड़े होंगे, तो भाई 126 98 यहाँ 28 जोड़ा, 126 से 54, तो 126 को 150 बढ़ाओगे तो कितना 50 तक ले जाओगे, 24 यहां से मिल जाएगा, 24 और 4 कितना हुआ 28। 154 से 82 में 150 से 82 जब तो 32, कितना ज्यादा ले लिया था 4, तो कितना ऐड किया यहाँ पे 28। इस तरीके से ऐड करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। ठीक है ना।
182 से 210 कैसे बना होगा, 28 जोड़ के, यानी कि प्रत्येक बार कितना जोड़ रहा है, तो प्रत्येक बार जोड़ रहा है 28, तो यहाँ पर भी मैं जोड़ दूंगा 28, 210 में 28 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 238, क्या हो जाएगा 238, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, वो दिया गया है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाए होंगे, ठीक है ना। तो देखो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हों हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आपको आने वाले आगे वीडियोस, ठीक है ना, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना, वो आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा, राजीव गांधी स्टेडियम, रेलवे रोड, ठीक है ना, कोसली, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए जो है हम आज की क्लास को जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।